So hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do Psychological Perspective of Education, which is Kanpur University B.Ed Semester 1 पेपर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फिर से मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लाई हूँ क्योंकि पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लोगों को इनसे बहुत हेल्प मिल रही है। देखिए मैं पूरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसके बारे में लिख पाएँ, वो छूटना नहीं चाहिए। सिंस बीएड में कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब्जेक्टिव पेपर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैंने अगेन इसी टाइप का एक कंटेंट लेकर आई हूँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं, डेफिनेशन है, उनको बताने की कोशिश की है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको आगे इसमें सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 के लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए भी बहुत ही मेन और स्मार्ट कंटेंट मिलने वाला है। चैनल के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। तो ये पेपर आपका है 13 फेब को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हाइजीन, डिस्कस इट्स एम, फंक्शंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप। दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक में डाल दिया है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। देखिए यहाँ पर लिखा है मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे अगर मेंटल हेल्थ आ जाएगा तो आप उसकी डेफिनेशन और वो व्हाट इट इज़ वो इंट्रो आप लिख लेंगे, उसके बाद यही पूरा कंटेंट आपको वहाँ भी लिखना है। मेंटल हाइजीन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। बेसिकली मेंटल हाइजीन क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ को के मेंटेनेंस की प्रैक्टिस मीन्स पॉजिटिव हैबिट्स डालना, सेल्फ अवेयरनेस करना, कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जितना हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। और वो भी कहाँ से आएगा, जब आप फिजिकली हेल्दी हैं। मेंटल हेल्थी और फिजिकल हेल्थ बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल हाइजीन। इट हेल्प्स इंडिविजुअल लेड बैलेंस्ड प्रोडक्टिव लाइफ बाय प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स एंड प्रमोटिंग इमोशनल वेलबींग। ओके तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो ये हमारे आजकल के जो कंटेंट हैं, ये मैं मानती हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट ही कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज ऑफ योर मेंटल हाइजीन, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो एजुकेशनल कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट है, वो आप कंज्यूम करें। बच्चों को भी वही करना चाहिए जिससे वो कुछ सीख रहे हैं। क्रो एंड क्रो थे, उन्होंने बताया है 1951 में, एक एजुकेशनिस्ट हैं। मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसऑर्डर थ्रू एजुकेशन, गाइडेंस एंड अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। तो जो मेंटली डिसऑर्डर्स मीन्स आजकल तो देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स तो बड़ी दूर की चीज़ है। अच्छे लोग स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन इज़ तो अब आम हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैंने बोला है आपको एक डेफिनेशन हमेशा लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है, आप इसको लर्न कर लेंगे। और देखिए इस कंटेंट को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा और एलाबोरेट करके लिख देंगे, ठीक है। इस समय इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरा आपको लिख दूं और आप पढ़ लें और याद कर लें। तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आप जिससे आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए। देखिए मेंटल हेल्थ पे भी आया था लास्ट ईयर, तो वहाँ के लिए मैंने मेंटल हेल्थ की भी डाल दी डेफिनेशन। WHO ने दी थी 2001 में। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज देयर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, वर्क प्रोडक्टिवली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। तो देखिए अगर आप मेंटली फिट हैं तो आपको एक तो फिर आप अपने सारे जीवन के जो लाइफ के काम हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करेंगे, स्ट्रेस लाइफ को और जो वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो आप समझ पाएंगे, आप अपने वर्क को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ तक कि इस पर WHO ने भी अपनी डेफिनेशन दे दी है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। एक सिगमंड फ्रॉयड एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने भी बोला मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी टू लव वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी टू लव वर्क एंड वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ द एम ऑफ मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन का एम हो जाए या मेंटल हेल्थ का, दोनों को मिला जुला के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस,
तो अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो तब भी यही चीज़ होने वाली है ना, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस रिड्यूस होगा। प्रमोशन ऑफ वेल बींग, encouraging positive thinking and self-care, enhancement of personality, developing self-confidence and emotional maturity। क्लियर, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है। सोशल एडजस्टमेंट, सोशली वह अभी वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। हेल्प इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू सोसाइटी हारमोनियसली। ठीक है। फंक्शन सब इसके क्या है, एम देख लिया, फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो अब मेंटल हाइजीन को बनाने के लिए सबसे पहले उसका काम क्या है कि हम उस आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उस पर वर्कआउट करना है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। इनकरेजिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेस, प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। तो ये सब आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में। इसी को आप और बड़ा करके लिख सकते। ठीक है। एक इसमें एक और टॉपिक है, यूनिट 4 का है ये आपका, डिफेंस मैकेनिज्म। इस पर भी क्वेश्चन आया था, मैंने दोनों को एक साथ इंक्लूड करके लिख दिया है। दीज आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज पीपल यूज टू कोप अप विद एंग्जाइटी और स्ट्रेस। तो देखिए, जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है तो कहीं ना कहीं से उस साइकोलॉजिकली आप ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप एंग्जाइटी में ही रहेंगे, स्ट्रेस में ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप धीमे धीमे सिचुएशन से रिकवर भी होते हैं। तो वो जो रिकवर होते हैं वो स्ट्रैटेजी, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ को जो है डिफेंस मैकेनिज्म में आती है कि आपने अपने आप को डिफेंस कर लिया है, उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज दैट द ईगो यूज टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। क्लियर है। तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, अब अपने आप ही थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद अगर आपका दिमाग दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया तो आप वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब इसमें है टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। रिप्रेशन, पुशिंग पेनफुल थॉट्स इनटू द अनकॉन्शियस। ठीक है। थोड़े आप इनकॉन्शियस में चला जाता है क्योंकि आप उसके बारे में बार बार चिंतन करेंगे तो वो चीज़ उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। डिनायल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, और समटाइम्स आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं, डिनाई कर देते हैं। प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग वंस फीलिंग्स टू अदर्स। क्लियर। एंड रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। एंड रेशनलाइजिंग, जस्टिफाइंग एक्शंस एंड लॉजिकल विद लॉजिकल रीजनिंग्स। जो अपने काम है, जो स्ट्रेस है, किसकी वजह से, उसको एक लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जस्टिफाई करना। और ये सब काम ना इंसान मन में ही करता है। अगर आप मेंटल स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी में हैं, तो आप ये सब काम अपने धीरे धीरे अपने आप को खुद ही संभाल लेते हैं लोग। बच्चा खुद ही सीखता है धीमे धीमे कि उसे कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है। मेंटल हाइजीन हेल्प्स इंडिविजुअल मेंटेन साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू स्लेडन। स्लेडन की जो आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी है वो दी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, तो आई थॉट आई शुड डिस्कस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी का। ये क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन लिखा है स्लेडन ने। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम एच स्लेडन, 1940। क्लासिफाइड पर्सनालिटी टाइप्स बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको बोला गया सेमेटोटाइप्स। तो ये क्या इन्होंने क्या बोला, इस बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे इन्होंने जो है एक पर्सनालिटी टाइप बता दिया था। एसोसिएटेड टेम्परामेंट, ही प्रपोज 3 मेन टाइप्स। ठीक है। टेम्परामेंट के बेसिस पर, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन्होंने पर्सनालिटी का टाइप बताया। जैसे फर्स्ट है एंडोमॉर्फ, इसको जो है वसरोटोनिक भी पर्सनालिटी भी बोला गया है। इसका बॉडी टाइप कैसा होगा, सॉफ्ट, राउंड विद ए हाई फैट परसेंटेज। ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या होंगे, सोशल, रिलैक्स्ड, कंफर्ट सीकिंग एंड फ्रेंडली। समझ में आओगे कि जो स्लो, थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा सा हाई फेट जिनका परसेंटेज होता है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, तो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स उन्होंने बताई वो थोड़ा सोशल होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं और रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है। कंफर्ट को हमेशा ढूंढते रहते हैं और फ्रेंडली होते हैं। ये उन्होंने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी बताई। एग्जाम्पल, पीपल हु एंजॉय सोशल गैदरिंग एंड फूड को एंजॉय करते हैं और सोशल गैदरिंग्स को एंजॉय करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया मिजोमॉर्फ, जिसका मतलब है सोमैटोटोनिक पर्सनालिटी। इसमें उन्होंने बताया बॉडी टाइप कैसा है, मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है, विद अ वेल बिल्ट फ्रेम।
इनके पर्सनालिटीज में बताया ये बहुत एक्टिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, बोल्ड होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं एंड एजर्टिव होते हैं। तो अगर किसी का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है तो इनके अकॉर्डिंग वो एक्टिव, एडवेंचरस, बोल्ड, कॉम्पिटिटिव एंड असर्टिव होता है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैसे पर्सन जो एथलीट्स हैं या फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया एक्टोमॉर्फ यानी सेरेब्रोटोनिक पर्सनालिटी। इसमें बॉडी टाइप कैसी बताई है, थिन होते हैं, टॉल होते हैं और डेलिकेट विथ लिटिल बॉडी फैट और मसल। ठीक है, पतले पतले दुबले दुबले जो डेलिकेट से लगते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स इनकी क्या कही, इंट्रोवर्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं बट इंट्रोवर्ट होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं एंड सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो ये इन्होंने 3 बॉडी पर्सनालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे पर्सनालिटी के ट्रेट्स बताए हैं। एग्जाम्पल जैसे थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। क्लियर हो गया। स्लेडन बिलीव दैट पर्सनालिटी traits are influenced by biological factors, but modern psychology consider both genetic and environmental influences on personality. तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्लेडन जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जबकि अब हमें सबको पता है कि सिर्फ एक पर्सनालिटी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल नहीं होता है, इन्वायरमेंट का उससे भी ज़्यादा रोल पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई हैं और ये थ्योरी भी आई हुई है। अगर आएगा तो आप इस तरह से, और इसको भी आप देखिए, अब अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो आप जैसे बोल यहाँ पर पर्सनैलिटी डालेंगे, उसके बाद बॉडी टाइप में दे हैव द पर्सन हु हैव सॉफ्ट राउंड एंड विद अ फैट, इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देंगे उसको। समझ में आ गया है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए आप 1.5 एक्सप्लीट करके देख लीजिएगा। एक्सप्लेन क्रिएटिविटी एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आई टोल्ड यू, मैंने हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने अपने वर्क स्मार्टर एंड देन हार्डर वाला जो वीडियो था स्ट्रैटेजी, उसमें जो शेयर की थी, मैंने वही फॉलो करने की कोशिश भी की है कि आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन दिखता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख ही के आएंगे। Creativity is the ability to generate new ideas, concepts or solutions by thinking in original and imaginative ways. और देखिए क्रिएटिविटी होती क्या है, जिसमें पर्सन एक नए आइडियाज़ को जनरेट करता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आता है, सॉल्यूशंस बाय थिंकिंग, खुद अपने सॉल्यूशंस लेकर आता है। ठीक है, जो कि उसके ओरिजिनल होते हैं, उसके खुद के इमेजिनेशन के बेसिस पर होते हैं। इट इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, मेक कनेक्शंस बिटवीन अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रिंगिंग समथिंग नोवेल इनटू एग्जिस्ट। तो इस तरह के जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो फिर कुछ ना कुछ नया ढूंढ ही लाते हैं और कुछ अलग सा डिफरेंट सा क्रिएट करते हैं। ठीक है, It plays a crucial role in child's cognitive, emotional development and helping them explore new possibilities, adapt to changes and express themselves effectively. तो ठीक है, क्रिएटिव, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसका इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों पे ही एक इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है और वो हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिव रहेंगे। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अगर हम बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए उनको पूरा प्रॉपर माहौल देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, तो हम किस चीज़ के लिए उनको इनकरेज करें, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने के देना चाहिए। क्यूरोसिटी उनकी अगर है तो उसको हमें ऐसा किल नहीं करना है, अगर क्यूरियस हैं तो उसके बारे में ज़्यादा जो भी हम बता सकते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इनोवेशन, मेकिंग इट एन एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो क्रिएटिव बच्चा इस तरह से क्वालिटीज़ को एक्वायर करता है। नाउ एक डेफिनेशन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गुलिफोर्ड 1950, क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज़ दैट आर बोथ नोवेल एंड यूजफुल। अच्छा, क्रिएटिविटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नई नई चीज़ें जो इन्वोट करके लेकर आएँ बाद में वो डिस्ट्रक्शन करें। यहाँ पर वो ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो नोवेल होते हैं, मीन्स वो समाज की भलाई के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्रिएटिविटी करके लाएंगे उसके बाद डिस्ट्रक्शन करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे समथिंग, तो वो क्रिएटिविटी नहीं आती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, वो देख लेते हैं जिसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, वो बच्चे क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेशन उनके अंदर बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं एंड सेंसिटिविटी होती है। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चन, क्यूरियस होते हैं, थिंक बियॉन्ड रियलिटी एंड विजुलाइज यूनिक आइडियाज़। ठीक है, फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस। क्लियर है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस।
वर्क्स विदाउट कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड एन्जॉयज एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली वो काम करना ज़्यादा समझते हैं, अपनी मतलब सोच को, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स पे वो वर्क करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में विश्वास करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशंस के लिए वो खुद ही अपने तरफ से सोचते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, जिसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। डीपली ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड इमोशनली टू सिचुएशंस, और वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पता होता है कि दूसरे इमोशंस और सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। नाउ कमिंग टू द मैथड्स टू नर्चर क्रिएटिविटी इन चाइल्ड। अब इसी को नर्चर करना है या अगर क्रिएटिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकरेज फ्री थिंकिंग, प्रोवाइड क्रिएटिव एक्टिविटीज, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सपोर्ट रिस्क टेकिंग, क्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। तो ये 5 चीज़ें हो गई हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम लोग बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इन फ्री थिंकिंग में क्या है? अलाउ एक्सप्रेशन एंड विदाउट जजमेंट। उन्हें जो भी कहना है उनको एक्सप्रेस करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फियर इतना क्रिएट कर दिया कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। क्रिएटिविटी को इंकरेज करना है। एंगेज इन आर्ट, स्टोरी टेलिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने दिमाग को सोचने पर, तरह तरह से सोचने पर उनको इनकरेज करना। स्टिमुलेटिंग थिंकिंग बियॉन्ड फिक्स्ड आंसर्स, लेट देम एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ विदाउट फियर और फेलियर। तो फिर अगर मतलब हार के डर से ऐसा ना हो कि वो कुछ नया ट्राई ही ना करें, तो उनको रिस्क लेने के लिए सपोर्ट करना। के अलावा सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना बच्चों के लिए, जैसे ऑफर बुक्स, पजल्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये सारे, अब इन्हीं सारी चीज़ों को आप बड़ा करके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। क्रिएटिविटी हेल्प्स इन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर चाइल्ड्स होलिस्टिक लर्निंग। यहाँ पर मैंने हर बार बताया, एक कंक्लूजन डाल के आप अपने क्वेश्चन में 2 से 3, 4, 5 लाइनें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल एज एंड फॉर्मूला ऑफ IQ? ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। वॉट डू यू मीन बाई मेंटल एज हो गया। मेंटल एज मीन्स MA refers to the level of intellectual development of an individual as measured by intelligence test। देखिए, ये मेंटल एज बेसिकली क्या है? ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था हमारे अल्फ्रेड बिने ने, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद जो है एक IQ फार्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने। इनके बेसिस पे मेंटल एज क्या होता है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक उसको मेजर करना थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट। It indicates that the age at which a person perform mentally compared to average individuals of the same chronological age। ठीक है, तो जो उसकी रियल एज है और जो उसकी मेंटल एज है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था। और ये टेस्ट के बारे में अल्फ्रेड बिनेट ने बात करी थी। डिफाइंड बाय अल्फ्रेड बिनेट, मेंटल एज हेल्प्स इन असेसिंग अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटीज कंपेयर टू देयर पीयर्स। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा मेंटल एज के बारे में और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। नाउ एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप अपने आप भी इसको लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए 10-year-old चाइल्ड परफॉर्म्स एट द लेवल ऑफ एन एवरेज 12-year-old, देन देयर मेंटल एज इज 12। अगर एक 10-year-old का चाइल्ड है और वो 12-year-old के जैसे एवरेज स्टूडेंट्स, मतलब एक उस लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसकी मेंटल एज क्या है? बेसिकली 12, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 10 ईयर्स। फॉर्मूला क्या होता है IQ या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालने के लिए? देख लेते हैं, जो विलियम स्टर्न ने दिया था। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्लियर? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल देंगे तो इससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, यू नो अबाउट द थिंग्स। इफ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 12 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, देन द IQ इज 12 upon 10, मीन्स मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, विच इज़ 120 IQ। और ये एक एवरेज IQ आजकल का 110 से ऊपर जो मतलब है एवरेज IQs होती हैं, जिनको कंसीडर किया जाता है इंटेलिजेंट पर्सनस में। ओके, एज एन IQ स्कोर 100 इज कंसीडर्ड एवरेज, वाइल स्कोर अबव बिलो इंडिकेट हायर एंड बिलो लेवल इंटेलिजेंस लेवल्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स तो सारे रॉन्ग ही हो चुके हैं आई थिंक। डिस्क्राइब 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है।
चलिए देख लेते हैं। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पेयरमैन इन 1904। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर इन्होंने बताए हैं? एक तो जनरल फैक्टर, जो इंसान की बुद्धिमत्ता है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, इनके अकॉर्डिंग दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जनरल फैक्टर होते हैं जिनको इन्होंने बोला जी फैक्टर, और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर जिनको इन्होंने बोला एस फैक्टर। ठीक है, देख लेते हैं जनरल फैक्टर्स में क्या क्या होता है। रिप्रेजेंट ओवरऑल मेंटल एबिलिटी कॉमन टू ऑल कॉग्निटिव टास्क सच एस रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो जैसे इंटेलिजेंस का एक वो लेवल है जिसमें जनरल फैक्टर्स हैं कि वो सारी मेंटल एबिलिटी उसकी ओवरऑल अच्छी है, और वो सारे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दिमाग से रिलेटेड काम कर रहे हैं बच्चा, रीजनिंग भी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहा है। अ पर्सन विथ हाई जी फैक्टर एक्सेल्स इन वेरियस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, और जिनके पास ये जी फैक्टर, जनरल फैक्टर ज़्यादा होता है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर रिप्रेजेंट एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक टास्क और डोमेन। अब जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को शो करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में ये हो गया, या लिंग्विस्टिक हो गया, या म्यूज़िक एबिलिटी हो गई। ठीक है, जैसे मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या म्यूज़िक में जो ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ अलग ही उसमें करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और सिंस ये हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है हर किसी में मैथमेटिकल एबिलिटी पाई जाएगी या लिंग्विस्टिक पाई जाएगी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन वो जनरल फैक्टर्स होते हैं कि मतलब जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इनकी टू फैक्टर थ्योरी को। देखिए जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं ना, इनको आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिख दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल जाता है। Example: a student may be good at math, high as factor in numerical skills, but struggle with literature, so low as factor in language skills. समझ में आ गया होगा कि उसका जो स्पेसिफिक फैक्टर मैथ में है वो तो बहुत हाई है, बट लिटरेचर में वो लो है। While their general G factor determines their overall intellectual ability, तो वो वहाँ पर जनरल फैक्टर जो है वो ओवरऑल तो उसको इंटेलिजेंट ही माना जाएगा, तो वो वहाँ पर आता है। नेक्स्ट आता है स्पेयरमैन थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंटेलिजेंस रिसर्च इन्फ्लुएंसिंग IQ टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये इनकी थ्योरी थी, इन्होंने मॉडर्न इंटेलिजेंस रिसर्च पर काम किया था। आप कंक्लूजन में वापस ये सारी चीज़ें डाल देंगे। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। लर्निंग एंड मोटिवेशन आर इंटरकनेक्टेड, ये आपकी है यूनिट नंबर 2 और 3 में है। लर्निंग एंड मोटिवेशन आर इंटरकनेक्टेड, क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये इन्होंने बोला है स्किनर ने, साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने लर्निंग के लिए बारे में बोला है कि जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है या नॉलेज में ड्यू टू एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू लेते हैं, वो ही लर्निंग है। ठीक है, मैंने बोला है डेफिनेशन हर जगह लिखिएगा, तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इसको इन्वर्टेड कोर्स में हाईलाइट करके लिख दीजिए। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई लर्निंग का मतलब है कि एक्वायर करना नॉलेज को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर चेंज विद स्टडी, एक्सपीरियंसेस और टीचिंग। क्लियर हो गया? नाउ मूविंग टू द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आया है, लर्निंग एंड मोटिवेशन आर इंटरकनेक्टेड, क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। मैंने आपको कंटेंट ये देने के लिए भी लिख दिया है कि लर्निंग पर अगर खाली आ जाता है या मोटिवेशन पे खाली आता है तो आप इन दोनों को उठा के डाल देंगे। अदरवाइज जो कंटेंट था आपका यही था कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, define motivation is the internal process that initiate, directs and sustain goal director behavior। रॉबर्ट ए बैरन ने बात बोली है। तो देखिए मोटिवेशन क्या होता है? देखिए लर्निंग एक अलग चीज़ है, हर कोई कुछ ना कुछ चलते फिरते या सोशली या इनफॉर्मली या फॉर्मली सीखता ही है, लेकिन जो मोटिवेशन क्या है वो एक इंटरनल प्रोसेस है जो इनिशिएट करता है, डायरेक्ट करता है आपको किसी एक गोल के लिए। जो आप गोल बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए जो वो प्रोसेस जो है, उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ मोटिवेशन। It drives individuals to act, persist, achieve their goals, influencing their willingness to learn and improve। ठीक है, तो अगर आप मोटिवेट हैं तो आपको सीखने की इच्छा, हर बच्चे का अगर मोटिवेटेड बच्चा है तो उसको सिखाना और बहुत आसान है, वो सीखने के लिए जागरूक है।
लेकिन अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है तो आप जितना भी सिखा लीजिए वो सीखेगा ही नहीं। तो सिंस लर्निंग एंड मोटिवेशन आर डीपली कनेक्टेड, क्योंकि अगर बच्चा मोटिवेटेड है तभी वो लर्निंग कर पाएगा, तो इस तरह से दोनों क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। एज मोटिवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग process. Motivation is the internal drive that encourages individuals to acquire new knowledge, skills and behaviors. As I discussed कि अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो आप कहीं नई चीज़ को लर्न कैसे करेंगे, तो मोटिवेशन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग। नाउ देख लेते हैं बोथ आर कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, इस पर भी मैंने लिख दिया है। मोटिवेशन इन्हेंसेस लर्निंग, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। हर बच्चे के साथ यही है। अ मोटिवेटेड लर्नर इज मोर इंगेज्ड, फोकस्ड एंड विलिंग टू पुट मोर एफर्ट इनटू अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग इंक्रीजेस मोटिवेशन व्हेन इंडिविजुअल्स। अभी लर्निंग से क्या होता है, मोटिवेशन आती है जब आप नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसके लिए नॉलेज करते हैं, लेते हैं, तब तो आप मोटिवेट होते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसमें से ये वाला करियर चुनना है, ये वाला पाथ चुनना है, या इस गोल को अचीव करना है। तो दोनों आर इंटरकनेक्टेड। मोटिवेशन इन्हांस करता है लर्निंग को और लर्निंग से इंक्रीज होता है मोटिवेशन। व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सक्सेस इन लर्निंग दे गेन कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट टू लर्न मोर। ठीक है, अब मोटिवेशन पे अगर आ जाता है तो वो डेफिनेशन और प्लस ये चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, कम फ्रॉम पर्सनल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी लीडिंग टू डीप लर्निंग। ठीक है, मीन्स आप खुद ऐसा करना चाहते हैं, खुशी के लिए, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप कर रहे हैं, तो वो इंटरनली आप मोटिवेटेड हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इंक्लूड्स रिगार्ड्स, ग्रेड्स, एक्सटर्नल रिकॉग्निशन विच कैन ऑल्सो इनकरेज लर्निंग। अब ये एक्सटर्नली जब आपको मोटिवेशन होता है, जैसे बाहर आपको ये काम परफॉर्म करेगा बच्चा तो उसको है कि उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा या अच्छे ग्रेड्स, तो मीन जब आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल साइड पर है, बाहर साइड पे है, दैट इज एक्सटेंसिक। अदरवाइज अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड है, बच्चा इंटरनली एक्टिव है, मोटिवेटेड है, तो वो इंट्रिंसिक में आता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, रोल ऑफ रे इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, प्रेज, रिवार्ड्स, बूस्ट मोटिवेशन, रोल मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। तो दोनों को में रोल होता है। री इन्फोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन का मतलब बार बार आप चीज़ों को समझाएं, विच पॉजिटिव रे इन्फोर्समेंट, जैसे प्रेज करें, रिवॉर्ड्स दें, तो उससे एक मोटिवेशन जो है वो डेवलप होता है और इंसान में, और उसके बाद वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनॉमी, व्हेन लर्नर हैव कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग दे स्टे मोटिवेटेड एंड डेवलप ए लाइफ लॉन्ग लव फॉर नॉलेज। अगर उनकी लर्निंग पर कंट्रोल है, मीन्स जो उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अगर उसमें अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखने के लिए। Thus, learning cannot happen effectively without motivation, and motivation grows and stronger with successful learning experiences. तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कॉन्क्लूजन मैंने 2 लाइन का डाला है, आप यहाँ पर और डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्क्लूजन में आप 2 से 3 लाइन और बढ़ा देंगे अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया है, अदरवाइज शॉर्ट में देख लीजिएगा कि कैसा ये जा रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए देखते थे क्वेश्चन नंबर 7। नंबरिंग तो रॉन्ग हो चुकी है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करिए तो उसमें भी कई तरह के टेस्ट हैं। एक वर्बल, नॉन वर्बल को हमने पहले डिस्कस किया है, इस बार इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहली वाली हमारी वीडियो है, उसको जरूर देख कर जाइएगा, दोनों देखे जाइएगा। ऐसा नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया तो खाली आप एक ही देख कर चले गए। ठीक है, दोनों देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों में ही इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Difference between individual and group test of intelligence. Individual test and group test. Definition. A test conduct one-on-one with a psychologist. अभी इंडिविजुअल क्या होता है कि 1-to-1 होता है, इंडिविजुअल का टेस्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, ग्रुप में टेस्ट हो रहा है। अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है, इजी है। एग्जामिनर्स रोल रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ एन एग्जामिनर। अब इसके लिए एक एग्जामिनर की ज़रूरत है, जबकि इसमें क्या है, मिनिमल इंटरेक्शन बिटवीन एग्जामिनर एंड टेस्ट टेकर। सिर्फ ग्रुप में एक लोग बैठे हैं, ग्रुप का मतलब एक क्लास में 20-30 लोग बैठे हैं, तो उस जगह पे अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक एग्जामिनर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है टाइम रिक्वायर्ड।
time take more time, it is conducted individually and less time consuming as many individuals are tested together. ठीक है. डेप्थ ऑफ एनालिसिस में प्रोवाइड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस, और यहाँ प्रोवाइड किया जाता है एक जनरल स्कोर फॉर मैनी पीपल. तो समझ में आ गया है ना. इंडिविजुअल टेस्ट में जब आप किसी को इंडिविजुअली असेस कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल एंड एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल टेस्ट इसमें आता है, जबकि इसमें क्या आते हैं, आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. तो ये सारे टेस्ट दोनों में आते हैं. नेक्स्ट आ जाता है यूसेज. यूसेज क्या है, यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च. इंडिविजुअल टेस्ट कहाँ पर बेसिकली किए जाते हैं, या कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, या फिर स्पेशल एजुकेशन की बात आ रही है जहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी है, या कोई रिसर्च प्रोग्राम पे किसी को काम करना है, किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे साइकोलॉजिस्ट करते हैं. यहाँ पर क्या है, यूज फॉर मास टेस्टिंग इन स्कूल्स, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है ना, जैसे कि मिलिट्री में एक साथ सबको दौड़ा के वो क्या कराते हैं, उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा. तो इस तरह की जो कॉमन टेस्टिंग होती है स्कूल्स में जो होती है, सब बच्चों को एक साथ टेस्ट पेपर बांट दिया गया, उसके बाद उसके बेसिस पे इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया तय कर दिया गया या उनकी लर्निंग का. तो वो क्या है, ग्रुप टेस्ट है. नाउ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज पे आता है. मोर एक्सपेंसिव रिक्वायर्स ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, जबकि मोर इकोनॉमिकल रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्स. ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन को 1 से 1.5 पेज में लिखना है. आपने एग्जाम वाली स्ट्रैटेजी देखी होगी. कंटेंट कम मत लिख कर आइएगा, यही कंटेंट आप एलाबोरेट कर करके लिख देंगे. दस इंडिविजुअल टेस्ट आर मोर डिटेल बट टाइम कंज्यूमिंग, वेयर एज ग्रुप टेस्ट आर एफिशिएंट और फॉर लार्ज स्केल असेसमेंट. तो आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. What do you mean by intelligence gives its nature and explain Howard Gardner theory of multiple intelligence. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूनिट 3 से. ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार. इंटेलिजेंस और हार्वर्ड गर्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आपके सीटेट वगैरह में भी पूछी जाती है. देखिए साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें हैं वो आपके सीटेट वगैरह या टेट या जहाँ भी आप देते हैं यूपी टेट, सीटेट, रीट, हर जगह पे इस चीज़ को पूछा जाता है. ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्या है. सबसे पहले इंटेलिजेंस रिफर्स द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. देखिए इस इंटेलिजेंस होता क्या है, वो एबिलिटी जिसके बेसिस पे आप लर्न कर सकते हैं, बच्चा अंडरस्टैंड करता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वही उसकी एबिलिटी इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. इट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव फंक्शन सच एज मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कॉग्निटिव मतलब मेंटली जो आप स्ट्रांग है, दिमाग की बात हो रही है यहाँ पर, ब्रेन के फंक्शन की, उसमें मेमोरी आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग आती है. तो ये तो हो गया आपका मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ हम यहाँ पर देख लेते हैं हार्वर्ड गर्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है. डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूनिक वेज. तो इसको आप याद कर लेंगे, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो लिखना वहाँ पे ईजी होगा. अब ये है इनका ये समझिए एक डेफिनेशन है यहाँ पे. हार्वर्ड गर्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफाइंस, तो ये क्या है, एक डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूनिक वेज. तो इंटेलिजेंट एक एबिलिटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूनिक वे में करने. ठीक है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस देख लेते हैं. एडेप्टिव एबिलिटी, हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट. अगर इंटेलिजेंस एबिलिटी है, आपके बंदा इंटेलिजेंट है तो वो जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंक्लूड्स लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय सोशल कल्चरल फैक्टर्स. डायनामिक, इट डेवलप्स ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कल्चर का इन्फ्लुएंस उसमें अच्छे से होता है. भाई इंटेलिजेंट बच्चा है, हर जगह उसकी दिमाग है, मल्टीपल क्षेत्र में चारों तरफ देख रहा है, तो उस हिसाब से उसकी जो डेवलपमेंट भी है वो अलग होता है. नेक्स्ट है कि मेजरेबल, इट कैन बी असेस्ड यूजिंग IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट. तो इंटेलिजेंस को IQ एप्टीट्यूड के थ्रू मेजर भी किया जाता है. अब यहाँ पर ये हो गया इंटेलिजेंस और नेचर ऑफ इंटेलिजेंस विद द डेफिनेशन. ठीक है, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है शॉर्ट में तो आप ये यहाँ से लिख देंगे. इसके बाद आते हैं हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इस पर बात कर लेते हैं. हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी बट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स. इनके अकॉर्डिंग ये है कि इंटेलिजेंस खाली एक नहीं है कि एक इंटेलिजेंस है जो एक किसी इंडिविजुअल एक में है.
ठीक है? या हर किसी में एक ही टाइप की इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि टोटल 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं। कैसे होती हैं, उनके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे भी काम आएँगे। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली लाइक राइटर्स एंड पोएट्स। क्रिएट है जिनको जो लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसमें तो कुछ भी समझने वाला नहीं है, सब बहुत ईज़ी है। अब लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके पास होती है? जिसको स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स होती है। कौन से होते हैं? साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसकी है? सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम, म्यूजिक। जो हमारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहा है वो मैथ्स में बहुत अच्छा करेगा, है ना? वो राइटर भी बन जाएगा। वो जो है म्यूजिक लिखते हैं, जो म्यूजिक को मीन्स सॉन्ग्स को कंपोज करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं पोएट और राइटर में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गाने को लिखने की बात नहीं है, म्यूजिक निकालने की, जो म्यूजिक कंपोज करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में वही आते हैं, हमारे एथलीट्स आ जाते हैं और डांसर्स आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड फिजिकल स्किल्स। स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या आते हैं? एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स लाइक आर्किटेक्ट्स आते हैं, पेंटर्स आते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट्स आते हैं और पेंटर्स आते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किनके पास है? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग वेल अदर विद अदर्स। जो अदर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, लीडर्स हो गए, जो दूसरों के फीलिंग्स को समझकर फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज 7th है इंट्रापर्सनल, जो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस या इंट्रोस्पेक्शन पे काम करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और फिलोसोफर्स। एंड द लास्ट है 8th हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसपे सेंसिटिविटी टू नेचर एंड द इन्वायरमेंट। जो बहुत जैसे जितने हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, बोटेनिस्ट, फार्मर्स, ये सब आते हैं नेचर से, जो जिनको नेचर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से टोटल 8 इंटेलिजेंस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो गई, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। वीडियो आई थिंक बहुत लंबा होता जा रहा है, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, तो मैंने सभी कोशिश कर लिया है कंटेंट थोड़ा छोटा करके ऑलमोस्ट सभी को कैचअप करने की, ठीक है। एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझना, और ऑब्जर्व करके बच्चे के, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को समझना, ठीक है। यही हो गया ऑब्जर्वेशन। अब इसको जो आप उसमें कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी टू स्टडी बिहेवियर, लर्निंग पैटर्न्स, इंटरेक्शन इन अ नेचुरल एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ आप बात नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो स्कूल वगैरह में क्या होता है, टीचिंग ऐसे ही तो लर्निंग पैटर्न्स चेक करते हैं ना, इंटरेक्शन करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को स्पेशली बोला जाए कि आपको आज ऑब्जर्व किया जाएगा, चेक किया जाएगा, नहीं। वो टीचर अपना करते रहते हैं बिहेवियर पर, पूरी परफॉर्म पे, इंटरेक्शन पर, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस टीचिंग मेथड्स। तो इससे समझ में आता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछी गई थी, उसी पर हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर प्रोवाइड फर्स्ट हैंड ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट बिहेवियर इन रियल सिचुएशंस। क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व करना, इट्स वेरी इजी थिंग। नेचुरल सेटिंग्स ऑब्जर्व स्टूडेंट्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट लीडिंग टू मोर ऑथेंटिक रिजल्ट। तो इसके ऑथेंटिक क्या है? एक तो पहली बात तो डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ स्टडी है, दूसरा क्या है कि ऑथेंटिसिटी इस पे बढ़ जाती है, क्योंकि आप नेचुरल सेटिंग में, मतलब कोई जो सामने बच्चा है वो कोई किसी इन्फ्लुएंस में नहीं, वो एक नेचुरल बिहेवियर अपना कर रहा है। रिच डेटा कलेक्शन कैप्चर्स नॉन वर्बल क्लूज, इमोशंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है। जो बच्चा बोल कर भी नहीं बोल रहा है, आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी हैबिट्स में, उसके एक्सप्रेशंस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो चीज़ दिखाई पड़ती हैं। यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, बेस्ट सूटेड फॉर स्टडी यंग चिल्ड्रन हु कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली, ठीक है। ये तो हो गई मेरिट्स। अब आ जाती हैं इसके डीमेरिट्स के।
Demerits of observation method. Subjectivity. Observer bias may influence interpretation. Since जो देख रहा है वो चीज़ों को अपने टाइप से इंटरप्रेट करेगा. हमें हर इंडिविजुअल को चीज़ों को देखने का एक अपना अपना तरीका होता है, तो इसलिए ये क्या एक बायसनेस इसमें आ सकती है. दूसरा है क्या, टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग पीरियड होता है, बहुत दिनों तक अगर किसी टाइम पीरियड तक ऑब्जर्व करेंगे तब आप स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सही से बता पाएंगे. ठीक है. लैक ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्टिंग बिहेवियर. समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर हैं, आपको तो लग रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन एक्सटर्नली बच्चा कुछ और बिहेव कर रहा है जबकि रियल नेचर उसका कुछ और है, तो कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है. लाइक लिमिटेड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. कांट स्टडी थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन डायरेक्टली. ठीक है, तो आप उसके जो थॉट्स चल रहे हैं, उसकी फीलिंग चल रही है, उसके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा. आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके उसके जो आउटर पर्सनालिटी है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दीज आर द डीमेरिट्स. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद एटलीस्ट वन डेफिनेशन. एक डेफिनेशन देनी है. एक्सप्लेन ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपर्ट. ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पे बात करते हैं. पर्सनैलिटी रिफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल. जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस के एक इंडिविजुअल के लिए जो डिफाइन करती है, दैट इज पर्सनालिटी. जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है. नाउ डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी देख लेते हैं. इट इन्फ्लुएंसेस हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद अदर्स, रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट सिचुएशन. तो पर्सन अपनी पर्सनालिटी के बेस पर ही दूसरों से इंटरेक्ट करता है और साथ में डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं उन पर रिस्पॉन्ड करता है. डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पर्ट. पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट्स. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे. नाउ कमिंग टू द जो इनकी ट्रेट थ्योरी थी, बात हम उस पर कर लेते हैं. इस पर क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में. ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी गॉर्डन एल्पर्ट. एक्चुअली जो लॉन्ग और शॉर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है. कभी कभी शॉर्ट में भी इसको उठा के डाल देंगे, कभी कभी लॉन्ग में इसको उठा के डाल देंगे. ऐसा नहीं होता है कि जो लॉन्ग है तो वो शॉर्ट नहीं हो सकता, जो शॉर्ट नहीं वो लॉन्ग नहीं हो सकता. वो इंटरचेंज होते रहते हैं. इसीलिए मैं कंटेंट ऐसा दे रही हूँ कि लॉन्ग आता है तो भी आप घबराएं नहीं और शॉर्ट आता है तो भी आप घबराएंगे. Gordon Allport trait theory personality suggests that personality is made up of different traits that influence behavior. He characterized these traits into 3 levels. ठीक है, एक पर्सनालिटी की थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले पे, जो उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू बताया हुआ था स्लेडन ने, और यहाँ पर ये आ गए गॉर्डन. इन्होंने बताया है कैसे, जैसे इनके अकॉर्डिंग जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक इन्होंने बताया एक कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, एक सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसके बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है पर्सनालिटी की. चलिए देख लेते हैं. कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द डोमिनेंट ट्रेट्स दैट शेप अ पर्सन्स इंटायर लाइफ. These are rare but dominant traits that define a person's entire life, such as Gandhi's dedication to non-violence. ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं जहाँ पर बंदा जो है मतलब इतने ज़्यादा ये उनको जैसे अहिंसा के लिए इतना ज़्यादा वो डेडिकेटेड थे, इस तरह की उन्होंने फिर उसके लिए चाहे उनको कई बार अंग्रेज़ों से पीछे भी हटना पड़ा. लाइक जो असहयोग आंदोलन किया था उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ तो उन्होंने असहयोग दल को वापस ले लिया था. तो दिस मीन्स वो अपनी उस बात पे अडिग थे कि उनको नॉन वायलेंस को ही फॉलो करना है, चाहे उसके लिए कहीं कहीं उनको जो है क्रांतिकारियों के अगेंस्ट जाना पड़ा, जबकि वो भी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे. तो वो इस तरह के ट्रेड्स को उन्होंने बोला है कार्डिनल ट्रेड्स. जैसे मदर टेरेसाज ट्रेड्स फॉर कंपैशन. अब वो दया में उनका जो कंपैशन का ट्रेड था वो इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी हद तक चली गई हैं, बल्कि उन्होंने मतलब जो है बहुत स्लम्स में जाके भी काम किया बिकॉज ऑफ कंपैशन. तो ये हो गया कार्डिनल ट्रेड. दूसरा होता है सेंट्रल ट्रेड. दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी. अब इसमें क्या क्या है, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ये सारी तो जनरल ट्रेड्स हैं. These are key personality characteristics like honesty, kindness, intelligence, which are commonly used to describe individuals.
ठीक है, जो ये एक इंसान की काइंडनेस को, इंटेलिजेंस को, ऑनेस्टी को डिस्क्राइब करता है। तो दीज आर द सेंट्रल ट्रेट्स और जनरल ट्रेट्स। इसके बाद आता है थर्ड, सेकेंडरी ट्रेट्स। दीज आर सिचुएशनल ट्रेट्स दैट्स अपीयर इन स्पेसिफिक सर्कमफ्रेंसेस लाइक नर्वसनेस बिफोर अ स्पीच। दीज आर सिचुएशनल ट्रेट्स that influences behavior in specific contexts like nervousness before public speaking। आई थिंक ये लाइन रिपीट हो गई है मुझसे, बट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैं चीज़ें बना रही हूँ। बताया मैंने आपको चैनल नया है, मैंने बहुत ही सर मुझे इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, बट ठीक है, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो यहाँ पर सेकेंडरी ट्रेट कौन से हो गए हैं? जो सिचुएशन पे रिएक्ट करता है, जैसे एकदम से नर्वसनेस आ जाना अगर आप स्पीच दे रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे इंसान एकदम से कुछ कैसा बिहेवियर कर देता है, तो कहते क्या है, लोग बोलते नहीं, अरे ये तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने यह ऐसे कैसे कर दिया। तो उसका सेकेंडरी ट्रेट होता है। एक होता है सेंट्रल ट्रेट जो उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी, दूसरा ये भी है। तो एलब फोर्ड्स ने थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट ट्रेट्स आर स्टेबल ओवर टाइम एंड गाइड कंसिस्टेंट बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, गॉर्डन अल्पॉर्ट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं होगा, अब ये 11 हो गया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज दे करवा दिए आपको। What do you mean by individual differences? Why knowledge of difference is essential for teachers? चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पहली बात तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आपका जो नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भी इसी पर है पूरा बेस्ड। तो आई एम मेकिंग द वीडियो, आई विल ट्राई टू अपलोड। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। Refer to the distinct variation in abilities, intelligence, personality and learning style among individuals। देखिए हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी इंटेलिजेंस अलग है, उसकी लर्निंग स्टाइल अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लियर? चलिए अब इसकी क्या है मेन, तो ये तो समझ में आ गया व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये वाई नॉलेज ऑफ डिफरेंसेस इज एसेंशियल फॉर टीचर्स। तो पहले हम तो यूनिकनेस, लाइक एवरी स्टूडेंट इज यूनिक possessing डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज। ठीक है, तो जब तो इसके लिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अगर उनको इन डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फैक्टर्स, दीज डिफरेंसेस अराइजेज ड्यू टू जेनेटिक, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। और ये जो यूनिकनेस है, इंडिविजुअलिटी है, वो किस तरह से जेनेटिक, इन्वायरमेंट, कल्चर, सोशल सब से इन्फ्लुएंस के बाद आपका वो पर्सनैलिटी तैयार होती है। लर्निंग स्टाइल, सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर विजुअली वाइल अदर प्रेफर्स ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक लर्निंग मेथड्स। तो कुछ जो है देख कर जल्दी सीखते हैं, कुछ और सुनकर भी सीख लेते हैं, और कुछ जो है एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो एज ए टीचर आपको इन डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। Academic performance, students have varied strengths, some excel in math while other perform better in arts or sports। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। Behavioral differences, students may different level of motivation and attain attention span and emotional intelligence। तो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली अपना लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, अटेंशन करने की जो क्षमता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। रोल ऑफ टीचर, टीचर मस्ट रिकॉग्नाइज एकोमोडेट दीज डिफरेंसेस टू एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। अब हम रोल का टीचर का तो यही काम है कि वो हर बच्चे की इन डिफरेंसेस को पहचान पाए और उसके अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग को इन्हेंस करने में उनकी हेल्प कर। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, इसी में एक आता भी है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अडेप्ट टीचिंग मेथड्स हेल्प एड्रेस द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब हर तरह के जो डाइवर्स नीड ऑफ हैं, अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा। नाउ क्लासरूम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस हेल्प इन मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इफेक्टिवली। ठीक है, एनकरेजिंग इंक्लूसिविटी, इट प्रमोट्स एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट फील वैल्यूड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर हर इंडिविजुअल को आप महत्व दे रहे हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उससे जो है स्टूडेंट्स जो है वो वैल्यूड महसूस करते हैं। मीन्स उनको लगता है कि हाँ वी आर समथिंग, या हम इम्पॉर्टेंट है। पर्सनलाइज सपोर्ट, टीचर्स कैन प्रोवाइड टारगेटेड असिस्टेंस टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। तो टीचर्स में क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं जेन्युइनली
प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको लर्निंग में, उनके लिए पर्सनलाइज अटेंशन भी दे सकते हैं। असेसमेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट एवेल्यूशन मेथड हेल्प गॉज स्टूडेंट्स एबिलिटी एक्यूरेटली। तो डिफरेंट यहाँ पर एवेल्यूशन मेथड होते हैं जो बच्चों पे अप्लाई करे जाते हैं उनको असेस करने के लिए। इम्प्रूविंग इंगेजमेंट, व्हेन टीचर कैटर टू इंडिविजुअल नीड्स स्टूडेंट्स बिकम मोर एंगेज एंड मोटिवेटेड। तो अगर आप इंडिविजुअल बच्चे के नीड पर फोकस कर रहे हैं तो बच्चा भी आप मोटिवेट होगा और इंगेज हो जाएगा आपकी टीचिंग लर्निंग मेथड पे। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, बूस्ट देयर सेल्फ स्टीम एंड एकेडमिक कॉन्फिडेंस। तो देखिए हर एक कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, जैसे क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट है, और कुछ क्या है थोड़ा सा स्लो लर्नर है। तो हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं तो उसका अगर तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो बूस्टअप होती है। नाउ फ्यूचर सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प नर्चर स्टूडेंट्स पोटेंशियल प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। कॉन्क्लूजन आप लिख देंगे जिससे आपका एंड इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर आ गया लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग देखते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ठीक है। तो लर्निंग चेंज इन बिहेवियर अभी हमने पहले भी एक डेफिनेशन देखी थी। इट कैन बी इंटेंशनल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन स्कूल, इंसिडेंटल लर्निंग फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने रीड नहीं किया है, एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, इलस्ट्रेट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से बताना है। एलेबोरेट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग एज प्रोपोनेंटेड बाय थॉर्नडाइकर। तो ये डेफिनेशन इनकी थ्योरी को शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसका एक पार्ट उसमें पूछा गया, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर ये पूरी थ्योरी को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया। इससे पहले लर्निंग और उसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक है। डेफिनेशन को ऐसे ही लर्न कर लेना, इसमें कुछ अपना नहीं लिखना है आपको, क्रो एंड स्किनर की डेफिनेशंस को। चलिए अब ये जो उन्होंने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी की बात करी है वो बात कर लेते हैं, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि टाइम भी कम है। आप उससे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। थॉर्नडाइकर थे जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को दिया था। स्टिमुलस एक दीपक होता है जिसको देखकर जो आपका रिस्पांस आता है, लाइक जो अगर खुशबूदार बढ़िया फूड आएगा जो आपको खाने का मन करता है तो उसको देखकर मुंह में पानी आ जाना, तो दैट इज़ अ रिस्पांस एंड वो फूड दैट इज एक्ट एज अ स्टिमुलस। चलिए देख लेते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइकर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रपोज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स। He believed learning occurs through associations between stimuli in a situation और behavior, ठीक है। हम लोगों ने वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो कैट वाला पूरा एक्सपेरिमेंट इनका। तो इन्होंने उसके बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये 3 लॉज दिए थे। कभी अकेले पूछ लेता है, जैसे लास्ट जो मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें खाली लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में उसने पूछ लिया था, और यहाँ पर पूरी थ्योरी ही पूछ ली है। तो चलिए देख लेते हैं। इन्होंने 3 लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉज हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या आता है, इट इफ अ रिस्पॉन्स ऑफ टू ए स्टिमुलस लीड्स टू अ सेटिस्फाइंग आउटकम इट इज़ मोर लाइकली टू रिपीट इट। अगर आप कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस पर, जैसे कि वो जो ये कैट वाली बात थी कि उसने लीवर को दबाया तो उस गेट खुला और उसको खाना मिल गया, ठीक है। जब उसने खाने, ये यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्राइब किया था कि खाने को बाहर रखा उन्होंने, और थॉर्नडाइकर ने एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कैट को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था, बाहर खाना रख दिया था। अब खाने को देखकर क्या हो रहा था, उसके मुंह में लार आ रही थी, वो रिस्पॉन्स हो रहा था। अब वो क्या कर रही थी, उस खाने को लेने के लिए अंदर हाथ चला रही थी, ठीक है। एकदम से हाथ उस चलाते चलाते एक बार लीवर प्रेस हो जाता है और खुल जाता है, और यहाँ पर देखिए वो खाना पहले यहाँ बंद किया, उसने ट्राई किया, फिर उसने लीवर पे हाथ मारा और खाना उसको, ये लीवर खुला, लीवर प्रेस होते ही उसे खाना मिल गया। उन्होंने अगेन इसको बंद किया, वापस से उसने किया, और कई बार करने के बाद उसको पता चल गया लीवर प्रेस करने से खाना मिलता है। तो वही सिचुएशन यहाँ डिस्कस की गई है कि सेटिस्फाइंग आउटकम अगर आता है तो बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट कर। इफ द आउटकम इज अनप्लेजेंट ही रिस्पॉन्स इज लेस लाइकली टू बी, अगर नहीं होता तो आप उसको नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स हु रिसीव प्रेज फॉर आंसरिंग करेक्टली विल बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट मोर। तो अगर आप एक स्टूडेंट को अगर आप उसके आंसर्स के लिए मोटिवेट करेंगे तो वो और ज़्यादा कोशिश करेगा सही आंसर देने के लिए।
लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था, कि नेक्स्ट टाइम वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। दैट इज़ अ लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन इंडिविजुअल इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी। इफ फोर्स टू लर्न देन अनप्रिपेयर्ड फ्रस्ट्रेशन अकर्स। तो जब जब तक किसी चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी नहीं है बच्चा, तो आप उसको कितना ही सिखा नहीं पाएंगे। तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से बच्चों को रेडी होना चाहिए लर्निंग के लिए। अगर वो अनप्रिपेयर्ड है तो वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अ चाइल्ड विल लर्न टू वॉक ओनली व्हेन देयर मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड, ठीक है। तो फिजिकली अगर वो स्ट्रॉन्ग है तभी तो वो वॉक करना सीखेगा। तो ये एक एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब रिपीटेशन। रिपीटेशन इज स्ट्रेंथ्स लर्निंग वाइल लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकेंड। तो हम लोग ये अपनी स्ट्रेटजी में भी अपनाते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट कराते हैं, रिपीट करने से बच्चे सीख जाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोलते हैं ना, उतना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, ठीक है। तो ये तो इन्होंने इनकी थ्योरी हो गई। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिस कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट की भी बात कर लेते हैं। Heidegger placed a hungry cat inside a puzzle box with food outside. The cat initially made random movement to escape. Over time, it learned to press a lever to open the door. Discussed, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। The cat's responses pressing the lever became quicker with each trial proving learning theory थ्रू ट्रायल एंड एरर। हाँ, और इस मेथड को स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, थ्योरी भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशंस इन एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इन एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड एंड प्रेज इनहेंस लर्निंग। आप पॉजिटिवली अगर बच्चे को इनकरेज करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, तो उसको एक रिवॉर्ड देंगे, प्रेज देंगे, जैसे आप तुमने ये किया तो हम फिर ये देंगे रिवॉर्ड, तो उससे इनहेंस होती है लर्निंग। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, बार बार चीज़ें रिपीटेशन कराने से, प्रैक्टिस करवाने से जो मास्टरी स्किल्स होती है, मीन्स एनकरेजेस मास्टर ऑफ स्किल्स। रेडीनेस एंड मोटिवेशन इंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग। अगर बच्चा रेडी है, मोटिवेट है, तो लर्निंग इफेक्टिव हो। थॉर्नडाइक के थ्योरी लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो देखिए इनकी बिहेवियरिस्ट की थ्योरी थी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, तो उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर आपका ये वीडियोस कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चंस ओवरऑल डन हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत मेहनत लग रही है सब कंटेंट क्रिएट करने में, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलती। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।